आखिर क्राइमिया जीत का सेंटर कैसे बन गया? क्राइमिया का इतिहास क्या है? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बात समझाते हैं। 1917 में सोवियत संघ का हिस्सा बना था क्राइमिया। 1954 में रूसी नेता ने यूक्रेन को दान दिया था। 1991 में सोवियत संघ से ये अलग हो गया था। 2014 में रूस ने दोबारा अपने अधीन कर लिया था क्राइमिया को। ओबामा के काल में जब वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, व्लादिमीर पुतिन ने ही एक्शन लिया था, क्योंकि नेटो को काउंटर करने के लिए क्राइमिया को अपने अधीन करना आवश्यक था। क्राइमिया का क्षेत्रफल 26,200 वर्ग किलोमीटर है। 65% से ज्यादा आबादी क्राइमिया की रूसी है। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। CNN न्यूज 18 के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की यह पहली मुलाकात होगी। G7 के पटल पर जहां भारत आमंत्रित है, वहीं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी हिरोशिमा पहुंचने वाले हैं। सभी देशों से बायलैटरल मुलाकात भी करेंगे और G7 के पटल पर अपनी बात भी रखेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। लेकिन वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात अब तय है। आपको बताते हैं, जहां भारत ने रूस के साथ तेल की खरीद फरोख्त की है, वहीं भारत ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचाया है। रिहाइश की सारी जितनी भी रिलीफ है वो पहुंचाई है और यूक्रेन को और रूस को, दोनों को संवाद के साथ इस युद्ध को खत्म करने की सलाह भी दी है। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हिरोशिमा में होगी। क्या बातचीत का बेसिस क्या होगा, क्या बात होगी, इस पर कोई खबर है, कोई अपडेट है? देखिए आनंद, वहां मौजूद रहेंगे ज़ेलेंस्की, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो वहां की ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में बाइलेटरल मीटिंग होती है या पुल असाइड होता है, वो अभी देखना होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पे विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन दोनों नेता वहां मौजूद है, इसलिए दोनों के बीच बातचीत संभावित है। अब तक एक बार भी नहीं मिले जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से ये बात बार बार दोहराई है कि कूटनीति और वार्ता से पूरे समस्या का समाधान होना चाहिए। खुद राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, SCO में बोला था कि इस युद्ध का काल नहीं है। तो ऐसे में जब ज़ेलेंस्की मौजूद रहेंगे तो दोनों की आपसी बातचीत, मुलाकात होगी। बायलैटरल होती है या पुल असाइड होता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जुलाई 3 और 4 को SCO के समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आना लगभग तय है। तो उस SCO समिट के पहले अगर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं तो फिर इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, इसके मायने और बढ़ जाते हैं। अब अखाड़ा में खबर आ रही है कि जंग में रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका की नई रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस नई रणनीति के तहत अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा और इन नए प्रतिबंधों की घोषणा G7 के देशों की बैठक के दौरान अमेरिका कर सकता है। अमेरिका की रूस लगभग 70 कंपनियां और संगठनों को बैन करने की योजना चल रही है ताकि वो रूस को युद्ध में और कमजोर कर सके। पुतिन के खिलाफ बाइडेन का नया प्लान। बाइडेन के प्लान से उड़ी पुतिन की नींद। रूस पर फिर होने वाली है प्रतिबंधों की बारिश। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका ने उस पर एक बार फिर कई प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने इस बार रूस पर पहले से और भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। उसने रूस के उन सेक्टरों पर चोट मारने का प्लान बनाया है जिनकी मदद से जंग में उसे बड़ी मदद मिल रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की करीब 70 बड़ी कंपनियों और संगठनों को काली सूची में डाला जाएगा।
इतना ही नहीं, अमेरिका 300 से ज्यादा बैन रूस पर लगाने की तैयारी में है। कंपनियों और संगठनों के अलावा रूस के कई विमान, जहाज और बड़ी हस्तियों के नाम की भी सूची बनाई गई है, जिन्हें वो काली सूची में डालेगा, जिसका दावा अमेरिका के ही एक अधिकारी ने किया जो G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का मकसद जंग के मैदान में उसकी कमर तोड़ने का है। यही वजह है कि अमेरिका ने उसके आर्थिक और सैन्य क्षेत्र को चोट पहुंचाने का प्लान बनाया, ताकि जंग में जरूरी सामान पुतिन की फौज तक न पहुंच सके और जंग में उसे मुंह की खानी पड़े। वैगनर ग्रुप, जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, उसके मुखिया और पुतिन के करीबी माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन पहले ही कई बार आरोप लगा चुके हैं कि जंग में उनकी सेना को हथियार नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सैनिकों को जान गंवानी पड़ रही है। येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन को चेतावनी तक दी थी कि अगर हथियारों की खेप उन तक नहीं पहुंचाई गई तो वो जंग का मैदान छोड़ देंगे। ऐसे में अगर अमेरिका की ये रणनीति काम कर गई तो पुतिन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अमेरिका के इस कदम पर G7 देश भी कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे हैं, क्योंकि EU के अध्यक्ष ने G7 की बैठक से पहले ही साफ कर दिया कि वो यूक्रेन के समर्थन में है। Because it's what all human beings want most. We are a union of values and we will defend these values. And that's why we are standing with the people of Ukraine. ये पहली बार नहीं है जब रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका समेत कई देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। रूस को आर्थिक मोर्चे पर भी कई बार झटका देने के लिए पश्चिमी देशों ने तैयारी की थी। G7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा दिया था, जिसके पीछे मकसद छोटा नहीं था। रूस के विरोधी देश जानते हैं कि प्राइस कैप लगने से रूस के तेल निर्यात पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। पुतिन को युद्ध में कमजोर करने के लिए ये इक्का साबित होगा, और ये हुआ भी। लेकिन रूस ने इस प्राइस कैप को लेकर अपने विरोधियों को चेतावनी दे दी थी कि अगर वक्त रहते इसे वापस नहीं लिया जाता है तो रूस उन्हें तेल का निर्यात नहीं करेगा। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया था विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों को रूस के तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति बैन है, अगर वो इस सप्लाई के समझौते के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राइस कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह आदेश 1 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। दुनिया जानती है कि रूस की इनकम का एक बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से आता है। यूक्रेन के साथी देशों का मकसद रूस को खोखला करना है, इसीलिए अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।